जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, एंसेंट हिस्ट्री की हम क्लास ले रहे थे जिसमें 1100 प्लस MCQ आपसे डिस्कस कर रहे हैं। ये क्लास नंबर आपकी आप देखोगे 5वीं से 6ठी क्लास है। अब तक हमने ओवरऑल आप देखोगे एंसेंट हिस्ट्री में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण सभ्यता और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने देखा। इन सब के अलावा उत्तर वैदिक काल को भी हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। उसके MCQ बड़े डेप्थ में हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। और उत्तर वैदिक काल के साथ साथ हम ऋग्वैदिक काल और आज हम जानने का प्रयास करेंगे 66 सेंचुरी BC के बारे में कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो भारत था वो क्या था। आपको बता दूं, हम इस क्लासेस के माध्यम से MCQ बेस रिवीजन करने का प्रयास कर रहे हैं। हम रिवीजन कर रहे हैं और ये क्लास स्टूडेंट्स उन अभ्यर्थियों के लिए है जो UPSC या स्टेट PCS PSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हालांकि इसमें क्वेश्चन वनडे एग्ज़ाम के लिए भी हैं। इन सब के अलावा अगर आप UP PCS या फिर बिहार PCS के बारे में आप अगर चर्चा कर रहे हैं, PSC के बारे में आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, जो हिंदी भाषी स्टेट है जहां पर आपसे इतिहास के, मॉडर्न हिस्ट्री, एंसेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, ये क्लास आपके लिए बड़ी उपयोगी होने वाली है। तो स्टूडेंट्स, आपने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है और ये ताकत आप कम मत होने दीजिएगा। बाकी चीज़ें एजुकेशन बायर आपके लिए समय रहते हुए करता रहेगा। और एजुकेशन बायर अपने इस कार्य के लिए, प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। आपका सपोर्टिव हमें मिलता रहे, हम चीज़ों को आगे लाते रहेंगे, आपसे चर्चा और डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए, मैं मिस्टर कुमार एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनका भी और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं तहे दिल से उनका भी मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ। आइए पहला क्वेश्चन लेने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप पहली बार आए हैं तो आपको मैं बताना चाहता कि यहाँ पर जो क्लासेस होती है न केवल एंसेंट हिस्ट्री की, बल्कि आपको पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और UPSC के PYQ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2000 आप देखो कि 15 से लगाकर 2024 तक की सीरीज भी चल रही है। UP PCS का हमने उपलब्ध करा दिया गया है, RO ARO, और इन सब के अलावा कई ऐसे हमने हिंदी के लेक्चर भी आपसे लिए हैं, कुछ रिवीजन की हमने क्लासेस ली थी। इन सब के अलावा जो GS1, GS2, GS3 जो पेपर थे आपके UPSC के मेंस के हुए थे, उन पर भी हमने डिस्कस की हैं। और इन सब के अलावा कई ऐसे आपके आप देखोगे हम कंटेंट्स आपको उपलब्ध करा रहे हैं। ये फ्री हैं, कोई आपसे फीस नहीं ली जाती है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, स्टडी से रिलेटेड आपका कोई क्वेरी है, तो आप इंस्टा पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। एजुकेशन वायर सिविल सर्विसेज ID है, आप वहाँ पर जाकर के फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, यही सेम उसका लोगो लग रहा हुआ, और आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको इसी नाम से मिल जाएगा। ठीक है, लिंक्स हमने इसी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जा करके हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर हैं। किसके बारे में पूछ रहा है? महाजनपदों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस देके रखे हैं। पहला, सभी महाजनपद अल्पतंत्रीय थे जहां शक्ति का प्रयोग लोगों के एक समूह द्वारा किया जाता था। दूसरा, B, सभी महाजनपद पूर्वी भारत में अवस्थित थे। C, महाजनपद कोई सेना नहीं रखते थे। D, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों को सूचीबद्ध किया गया है। वीडियो को पॉज करें और राइट आंसर बताने का प्रयास करें। स्टूडेंट्स, मैं अपने एस्पिरेंट्स को, मैं अपने जो छात्र हैं, विद्यार्थियों को, मैं क्लास में मॉक दर्शन नहीं बनने देता हूँ, क्योंकि उससे आप पर बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट पड़ता है। मॉक दर्शन बनना कि आप आपके माइंड में जाना, जब आप वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, तो आपका ब्रेन एनालिसिस करेगा, क्वेश्चन को सोचेगा और स्मृति आपकी बढ़ेगी और आप थिंकिंग क्रिएचर के रूप में बढ़ेंगे और फिर आप उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। मान लीजिए आपका क्वेश्चन गलत हो गया बाय द वे, जबकि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होता है, ये मुझे पता है।
ठीक है, बहुत रेयर ऑफ द रेयर केसेस में आपका क्वेश्चन गलत होता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लीजिए गलत हो गया तो उस गलत क्वेश्चन क्यों हुआ ये आप जान सकें, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए इसका राइट आंसर देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट मैंने कहा है जहाँ पर जैसे सभी वर्ड है, ऑल, ठीक है, ओनली, केवल, ये जो वर्ड होते हैं ना, तो ये एक्सट्रीम वर्ड होते हैं। यहाँ पर 95% आप देखोगे स्टूडेंट्स क्या है, क्वेश्चन रोंग होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, रोंग क्वेश्चन होता है 95%। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पर भी गलत है, क्योंकि ये आप देखोगे सभी महाजनपद पूर्वी भारत में अवस्थित है, तो ये गलत है। ठीक है, सॉरी। उसके बाद है सी में कह रहे हैं कि महाजनपद कोई सेना नहीं रखते थे। देखिए ये भी गलत है, महाजनपदों में सेना भी देखने के लिए मिलती थी। जबकि आप डी की बात करेंगे, ये कह रहे हैं बौद्ध और जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों के उल्लेख किया गया है। ये बात एकदम क्या हो जाती है, आपकी ठीक हो जाती है। ऐसे 16 महाजनपद बौद्ध आप देखोगे ग्रंथ में, जिनको अंगुत्तर निकाय, महावास्तु, जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र ऐसे मिलते हैं जहाँ पर 16 बड़े महाजनपदों की चर्चा की जाती है। अगर आप देखोगे, ठीक है, ऐसे क्षेत्र में इसको हम कहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपसे पूछा जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में जनपद बड़े राज्य निर्माण के सहायक कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है। पहला, लोहे का व्यापक प्रयोग होने से जनपदों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बनी। दूसरा है, नए कृषि उपकरणों की सहायता से अधिक अनाज उत्पन्न होने लगा था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी 1, 2 और दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर बताने का प्रयास किया है और आपने इसका करेक्ट आंसर बताया भी है। देखिए पहले स्टेटमेंट को जानते हैं। पहली बात तो क्वेश्चन क्या पूछा, ये कह रहा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूरे हैं कि बड़े राज्य जो थे उसमें निर्माण में सहायक कारकों पे पूछा गया। ठीक है, तो लोहे का व्यापक प्रयोग होने से जनपदों के निर्माण के लिए आप देखोगे उपयुक्त परिस्थितियां बनी। बिल्कुल, हड़प्पा सभ्यता में हमें लोहे की बात नहीं मिलती है। उत्तर वैदिक काल के बाद आप देखोगे लोहे का ठीक ठाक प्रयोग होता है राजगिरी वाले रीजन में। इट्स क्लियर ये नो, राजगिरी का रीजन जब ये क्लास होती है फाउंडेशन क्लास, तो राजगिरी का रीजन आप देखोगे यहाँ पड़ता है, ये यूपी के इधर यहाँ, और यहाँ पर लोहा उस समय बहुत ठीक ठाक मात्रा में मिला। तो पहली वाली बात ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट जब लोहा मिलेगा तो लोहे से आप विभिन्न प्रकार के औजार एवं हथियार बना सकते हो, जिससे एग्रीकल्चर के ऐसे वेपन बना करके जो एग्रीकल्चर में, चाहे वो छेनी हो, बर्छा हो, फावड़ा हो, दरांती हो, इस तरीके से जो एग्रीकल्चर में यूज किए जाते हैं, ठीक है, दरांत हो, चाकू हो, छुरी हो, ऐसे बना करके आप हल हो, उससे क्या कर सकते हैं आप खपरी, इन सब से बनाने के पश्चात आप क्या करेंगे गाइज, मिट्टी को खोद सकते हैं और उससे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ अपनी आगे बढ़ा सकते हैं। ये बात एकदम ठीक है। आप पेड़ पौधों का क्षरण करके, आप काट करके वहाँ से, ठीक है, जहाँ आपको बसना है तो जीवन यापन आप कर सकते हैं, अपना अधिवास सुनिश्चित कर सकते हैं। बात एकदम करेक्ट है। दूसरा भी ठीक है, क्योंकि नए कृषि उपकरणों की सहायता से अधिक अनाज आप देखोगे उत्पन्न होने लगा। ये बात ठीक है। पहले आप लकड़ी के हल बना रहे हैं, लकड़ी टूट गई और अच्छे से भूमि की नलाई जुड़ाई गुटाई नहीं हो पा रही है। ये तांबे का था या कांसे का था, ये पत्थर का था, तो आप उसे उन वर्षों से नहीं कर पा रहे हैं। परंतु आप देखोगे यदि आप इसका उपयोग कर पाते हो तो ये चीज़ें हो जाती हैं, और इसीलिए आपको क्या है, पहला दूसरा दोनों इसमें सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब कि एक और दो दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। क्वेश्चन है आपका, अच्छा ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये सब PYQ हैं, ध्यान रखना। मैं आपको बता दूं, कई स्टूडेंट्स कहते हैं, डाउट करने लगते हैं कि सर ये अपनी तरफ से तो क्वेश्चन नहीं है। नहीं, मैं एक भी क्वेश्चन अपनी तरफ से नहीं बनाता हूँ, पहली बात। हालांकि मैं उस परिस्थिति में हूँ, मेरी वो इस समय स्किल है कि मैं क्वेश्चन भला बुक भी अपनी MCQ के बेस पर बना सकता हूँ, एज ए रिविज़न करके बहुत सारी चीज़ें। खैर मैं उसको एक साइड करता हूँ। ये क्वेश्चन UPSC और UPSC के द्वारा जो कंडक्ट कराया जाता है एग्ज़ाम है, चाहे CFEF हो, CDS हो, NDA हो, इन सब के अलावा
आप देखोगे स्टेट पीसीएस में परीक्षाओं में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका तीसरा। देखिए क्वेश्चन क्या है, ईसा पूर्व 6ठी सदी के निम्नलिखित महाजनपदों को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या पूछे हैं आपसे, पूर्व से स्टूडेंट्स, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि ईस्ट से वेस्ट में लाओ, मतलब कि आपको पूर्व से, जैसे ये इंडिया है ना, ये इंडिया है, अब इधर से ऐसे आपको लगाने हैं। ठीक है, यहाँ ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम को पूछ रहा है, अब ऐसे आपको लगाने। देखिए पहला ऑप्शन अंग, मगध, काशी, कौशल, मत्स्य। बी अंग, मगध, कौशल, काशी, मत्स्य। सी मगध, अंग, काशी, कौशल, मत्स्य। डी मगध, काशी, अंग, मत्स्य, कौशल। बताइएगा स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर क्या होगा। आई होप आपने इसका राइट आंसर बताने का प्रयास किया होगा। देखिए सबसे पहले आप देखोगे अंग आना चाहिए, क्योंकि अंग वो रीजन है, अंग देश का शासक बनाया था। आप देखोगे जो अजातशत्रु था वो अंग देश का था। बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को यहाँ का शासक नियुक्त किया था। ये वह शासक था अजातशत्रु जिसने अपने पिता की इतिहास के पन्नों में सबसे पहले आप देखोगे मृत्यु करने के पश्चात गद्दी पर बैठा था। तो सबसे पहले अंग आएगा। अब अंग आप देखोगे बी और ए में है, आपका आंसर सी नहीं होगा, आपका आंसर डी नहीं होगा। या तो आंसर आपका स्टूडेंट्स ए होगा या फिर आंसर बी होगा, लेकिन आपका आंसर सी नहीं होगा। दूसरे में आएगा सर मगध, ये भी बात ठीक है। फिर आता है काशी, फिर आता है स्टूडेंट्स कौशल और मत्स्य बाद में। ठीक है, तो काशी कौशल आप देखोगे ये देखने के लिए आपको मिलते हैं, क्योंकि ये वह जनपदों के रूप में थे। अंग जनपद की अगर हम बात कर लें, ये मुंगेर और भागलपुर जिले में पड़ते। उसके बाद में आपसे पूछा गया मगध जनपद, जो आधुनिक पटना वाला क्षेत्र है। ठीक है, और जिला है यहाँ पर शाहाबाद का कुछ हिस्सा पड़ता है। उसके बाद में काशी जनपद है, ये कौशल जनपद के पूरब में है और उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वहीं जो सबसे पश्चिमी मत्स्य है जनपद, ये देखने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, बी इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले हम क्या करते हैं, ठीक है, देखिए आई होप आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा है। आंसर देख लेंगे बाद में, पहले क्वेश्चन के अटेम्प्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन है आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इधर महाजनपद है और यहाँ पर उनकी राजधानी है। एलिमेंट मेथड लगाएंगे, आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या है सर, कह रहे हैं अंग है, बी में मगध है, सी में काशी है और डी में कौशल है। यहाँ पर वाराणसी है, चंपा है, राजगीर है, श्रावस्ती है। एक एक करके वीडियो को पोस्ट करके बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिलान कर लीजिएगा इनका। आइए एक एक करके बात कर ले। देखिए आपने नाम सुना होगा सर अंग, अभी मैंने बात किया था। अंग की जो बात कर ले, इसकी जो कैपिटल थी, राजधानी थी, वो थी चंपा। कौन सी थी, चंपा, मतलब कि इसका 2 हो जाएगा सर। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे मगध, मगध की जो कैपिटल है वो थी राजगीर। कौन सी थी, ध्यान रखेंगे, राजगीर इसकी कैपिटल थी। ठीक है, तो बी का तीसरा हो जाएगा। जो काशी है सर, जो आपकी काशी है, काशी आप देखोगे वाराणसी आज भी आपको देखने के लिए मिलता है, तो इसका पहला हो जाएगा। उसके बाद में आता है आपका कौशल, तो कौशल श्रावस्ती मतलब कि 4 हो जाएगा। दूसरा तीसरा पहला चौथा कितना हो सर, दूसरा तीसरा पहला चौथा, जहां पर ये होगा वो राइट आंसर होगा। आइए देख लेते हैं, दूसरा तीसरा पहला चौथा, दूसरा तीसरा पहला चौथा ऑप्शन नंबर सी में दे के रखा है और कहीं पर भी 2 नहीं है। तो देखो अगर आपने 2 को निकाल लिया, जब भी आप निकाल सकते थे कि मगध की जो राजधानी थी वो आपकी क्या थी, राजगीर थी। तो आप अगर इसको निकाल लिए तो आप कहोगे सर, अगर आप कहें तो बी का दूसरा है, तो बी का दूसरा केवल आप देखोगे इसी में, और ना ही तो ए होगा, ना ही बी होगा और ना ही डी होगा। राइट आंसर क्या है, सी इसका करेक्ट आंसर है। आइए बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ये से युग्म सुमेलित हैं। 2 दे के रखे, इधर राज्य हैं और इधर राजधानी है। पहला है मल्ल, दूसरा है बतस्स और तीसरा है लिच्छवी। इधर दे के रखा है कुशीनारा, श्रावस्ती, वैशाली। कूट दे के रखे हैं केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1 2 और 3। बताइएगा वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
आई होप आपने करेक्ट आंसर बताने का प्रयास किया होगा। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए, पहला देके रखा है सर आपको मल्ल। मल्ल की जो कैपिटल हुआ करती थी ये कुशीनारा थी। ये वाली बात क्या है, ठीक है, ये वाला मैच दा आपका ठीक है। बत्स की बात कर लीजिए, जो बत्स देख रखा है ये कह रहे हैं इसकी कैपिटल श्रावस्ती थी। नहीं महोदय, इसकी कैपिटल श्रावस्ती नहीं थी, बल्कि इसकी कैपिटल थी कौशाम्बी। क्या थी, लिख लीजिएगा, कौशाम्बी। कौशाम्बी इसकी कैपिटल हुआ करती थी, श्रावस्ती नहीं थी। तो दूसरा इसमें गलत है। अब जहां दो है उसको कट कर देंगे तो बी, ए आंसर नहीं होगा, बी आंसर नहीं होगा, डी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या है, सी। मतलब कि तीसरा एकदम ठीक है। लिच्छवी जो थी आप देखोगे वैशाली, इसकी कैपिटल ये है, और मल्ल की कैपिटल कुशी नारा है, और श्रावस्ती नहीं है बत्स की, इसकी है आपकी कौन सी, अभी मैंने आपको बताया, आप देखोगे कौशाम्बी। इट्स क्लियर है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन ये पूछे गए क्वेश्चन हैं, और सभी क्वेश्चन जो यूपीएससी या यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाली विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। उन्हीं हम क्वेश्चनों पर आपसे चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन को, वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर बताने का प्रयास किया होगा। चलिए आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। अजातशत्रु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बिंबिसार ने उसे योग्यता के आधार पर राजा बनाया था। दूसरा, उसने काशी और वैशाली राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक दो और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आइए देखिए, पहला स्टेटमेंट कह रहे हैं आपसे कि बिंबिसार ने उसे योग्यता के आधार पर राजा बनाया था। ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ये मात्र ऐसा पहला शासक है जिसने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात क्या किया था, अपने आप को वहां का साम्राज्य घोषित किया था। दूसरा स्टेटमेंट है कि उसने काशी और वैशाली राज्य को अपने राज्य में मिलाया था। ये बात एकदम ठीक है। इसने काशी और वैशाली पर कई ऐसे युद्ध किए थे और इसको अपने साम्राज्य में मिलाने का प्रयास भी किया था, ताकि इससे अधिक मात्रा में काशी, वैशाली और मगध जैसे क्षेत्रों में इसका विस्तार हो सके। पूछा जा रहा है आपसे सही, तो आप कहोगे पहला गलत है, तो ए सही नहीं होगा और सी सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है क्या, वीडियो को पोस्ट करें, आइए देखते हैं। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किस पे पूछा है सर, मगध साम्राज्य पर। इसमें चार ऑप्शन है। पहला, हर्यक वंश, नंदवंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश। बी, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंदवंश, मौर्य वंश। सी, नंदवंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश, शिशुनाग वंश। डी, शिशुनाग वंश, नंदवंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आइए जानने का प्रयास करते हैं। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले आपका आता है हर्यक वंश, उसके बाद में जैसे कि आप जानते हैं कि बिंबिसार, बिंबिसार के बाद में अजातशत्रु, उसके बाद में उदयन, फिर उसके बाद में शिशुनाग आपका आ जाता है। फिर उसके बाद में आप देखोगे नंदवंश आ जाता है, घनानंद, महापद्म नंद। और मौर्य वंश में आप सभी जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। इन सब के अलावा बिंबिसार, बिंदुसार सॉरी, फिर उसके बाद में अशोक, फिर उसके बाद में अलग अलग साम्राज्य हुए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सुमेलित है। यहाँ पर राजा दे के रखे हैं और इधर आपके राज्य दे के रखे हैं। तीन स्टेटमेंट है। पहला है चंड प्रयोत अवंती, दूसरा है प्रसेन जनित काशी, तीसरा है अजातशत्रु मगध। कूट दे के रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन, डी एक दो और तीन। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आइए जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब कि आप देखोगे दूसरा स्टेटमेंट इसमें गलत है। प्रसेन जनित जो थे ये काशी राज्य इनके अंडर में नहीं हुआ करता था, यहाँ पर कौशल था। कौन सा था, कौशल हुआ करता था। तो इसको ध्यान में आप रखेंगे, ठीक है। तो जहां पर आपका दो है वो गलत हो जाएगा, मतलब कि ए गलत, बी गलत और डी गलत। राइट आंसर सी है। पहला ठीक है और दूसरा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 6ठी सदी ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर तीन स्टेटमेंट देख रहे हैं। मैं कहता हूँ कि हर क्लासेस में जितने अधिक स्टेटमेंट उतना इजी क्वेश्चन, क्योंकि एलिमेंट मेथड आप यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन है
यह उत्तरी काला पोलिस्तार मृदभांड का आरंभ काल था। दूसरा है यह भारत की द्वितीय नगरीकरण काल कहलाता है। तीसरा, इस काल में पकी ईंटों के छल्लेदार कुओं का प्रयोग देखने के लिए मिलता है। पूछ रहे हैं उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी 1 2 3। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। आइए जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, पहला स्टेटमेंट कहता है कि उत्तरी काला पोलिसदार मृदभांड का आरंभ यहाँ पर देखने को मिलता है। ये बात आपकी क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर चमकीले और चिकने मृदभांड बनाए जाते थे। दूसरा स्टेटमेंट है यह भारत का द्वितीय नगरीकरण काल कहलाता है। ये बात भी एकदम ठीक हो जाती है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा चिकने चमकीले थे और उस समय गंगा के मैदानी नगरी वाले क्षेत्र की शुरुआत हो चुकी थी और भारत का द्वितीय नगरीकरण यही कहलाता है। तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इस काल में पकी ईंटों के छल्लेदार कुओं का प्रयोग देखने के लिए मिलता है। तीसरी सदी में पकी ईंटों के छल्लों का प्रयोग मिलता है, ना कि छठी ईस्वी में। ठीक है, तो इसलिए तीसरा गलत है कि मतलब आंसर इसका बी नहीं होगा और डी नहीं होगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, छठी सदी ईसा पूर्व में व्यापार किसके बारे में पूछा है। व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, इस काल में वाणिकों ने श्रेणियों का निर्माण आरंभ कर दिया था। दूसरा, वाराणसी मुख्य व्यापारिक केंद्र था। तीसरा, इस काल में धातु के सिक्के का प्रचलन आरंभ हो गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से फिर से सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी केवल 1 और 3। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। आइए जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसमें पहले वाले स्टेटमेंट की बात कर लिए, कह रहे हैं कि इस काल में वाणिकों ने श्रेणियों का निर्माण आरंभ कर दिया था। ये एकदम बात क्या है, ठीक हो जाती है, क्योंकि माना जाता है कि ऐसा 18 श्रेणियां आपको संगठित होकर के मिलती हैं और उसमें विशेष उल्लेख जैसे लोहारों, बढ़इयों, चर्मकारों, रंगारों, श्रेष्ठियों का आता है। इसलिए आपका पहला सही है। दूसरा भी ठीक है, क्योंकि वाराणसी मुख्य रूप से व्यापारिक केंद्र के रूप में उस समय आया था। तीसरा स्टेटमेंट भी ठीक है कि इस काल में धातु के सिक्कों का प्रचलन आरंभ होता हुआ दिखाई देता है। आपको बता दें कि ये सिक्के चांदी के होते थे और कुछ सिक्के तांबे के भी देखने के लिए मिलते थे, जिसको आहत या फिर पंचमार्डक कहलाते हैं। चलिए, इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब कि 1 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट इसमें ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स, ये कह रहे हैं आपसे 15 में कह रहे हैं कि छठी सदी ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या फिर से असत्य है। पहला है ऑप्शन नंबर ए, किसान अपनी उपज का छठा भाग कर के रूप में चुकाते थे। दूसरा, बी, पॉलिश ग्रंथों पाली ग्रंथों में गांव के 3 प्रकार बताए गए हैं। सी, भोजक गांव का मुखिया कहलाता था। और डी, शतमान इस काल का प्रसिद्ध ग्रंथ था। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। आइए जान लेते हैं। देखिए, पहला है कि इसमें जो हुआ करता था, ये कह रहे हैं कि किसान अपनी उपज के छठा भाग के रूप में कर के रूप में चुकाते थे। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत हो जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो इस तरीके की सीमाओं का रिस्ट्रिक्शन वहाँ पर या फिर लगा हो कि उनको ये सारी चीज़ें हों। उपज का आप देखोगे छठा भाग करके भी उसमें देते थे, कर की वसूली सीधे राजा को जाती थी। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि वो चुका रहे हैं। दूसरा है कि पाली ग्रंथों में गांव 3 प्रकार के होते थे। ये भी आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि सामान्यतः गांव में आप देखोगे विविधता के करने के रूप में मिला है। जाति निवास और गांवों में संख्या के आधार पर नगरों, उपनगरों और गांव के शिल्प कहलाते थे। और गांव के आप देखोगे नगरों को जोड़ने के 3 प्रकार के सीमांत आते थे, जो कि जल, संग्रह, दोहाते और सीमा बसे हुए थे। तो आपका ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा भी गलत है, क्योंकि ये कह रहे हैं सी में भोजक गांव का मुखिया कहलाता था। गांव का मुखिया को आप देखोगे, भोजक पहले प्रकार के गांव का मुखिया था, इसलिए आपका क्या है, ये सत्य है। सॉरी स्टूडेंट्स, पूरा ब्लेंडर हो गया, मैं भूल गया था। क्वेश्चन पे ये कह रहे हैं असत्य है, असत्य ये है। ये भी बात ठीक है, छठा भागी जाता था और ये भी गांव के 3 प्रकार हैं, ये भी ठीक है। और भोजक भी ठीक है, गांव का मुखिया था। लेकिन जो शतमान था ये गलत है, क्योंकि आपको बता दें कि शतमान वैदिक ग्रंथों में आए शतमान को और निष्क के वस्तु एक के अलंकरण थे, जो मुद्रा का नाम से जाने जाते थे। तो क्या थे, ये अलंकृत थे, प्रसिद्ध ग्रंथ नहीं था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी सदी ईसा पूर्व में अधिकारी वर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है या फिर है। 3 स्टेटमेंट है। पहला, महामात्र
इस काल में उच्च कोटि के अधिकारी होते थे। दूसरा, शुल्काध्यक्ष इस काल में आप देखोगे कर वसूल करते थे। तीसरा, बलि साधक चुंगी वसूल करने वाले अधिकारी होते थे। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। आइए जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, पहला जो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो अधिकारी वर्ग है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आजकल लगातार एलिजिबिलिटी बढ़ती चली जा रही है और ये प्रभावित कर रहे हैं कट ऑफ से बाहर निकालने के लिए। ऐसे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ ठीक ठाक होनी चाहिए गाइस। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट है महामात्र इस काल में उच्च कोटि का अधिकारी होता था। बात एकदम क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। जहां 2 होगा वो राइट आंसर होगा, मतलब कि सी इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ए नहीं है। इट्स क्लियर यू नो, क्योंकि ये उच्च कोटि का ही अधिकारी होता था, जैसे मंत्री, सेनानायक, न्यायिक अधिकारी डैश डैश डैश। शुल्क अध्यक्ष की बात कर ले तो इस काल में कर वसूलता था। ये आपका एकदम क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि जो शुल्क अध्यक्ष है चुंगी वसूलने वाला अधिकारी होता था और व्यापारियों के माल पर चुंगी वसूलता था। ये टैक्स कर नहीं वसूलता था, चुंगी वसूलता था। शुल्क मतलब होता है चुंगी, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, ये चुंगी वसूलता था। आप चुंगी कर देंगे, चुंगी लगी हुई है तो चुंगी आपको दिखेगी, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट इसमें गलत है, मतलब कि जहाँ 2 है वो गलत हो जाएगा। आंसर ए नहीं होगा, आंसर सी नहीं होगा, आंसर डी नहीं होगा, आंसर ए हो जाएगा, मतलब कि बी इसका राइट आंसर है। पहला वाला ठीक है। ये जो आपसे पूछा जा रहा है वाली साधक चुंगी, नहीं सर, बाली साधक जो हुआ करता था, एक तरीके से ये किसान से फसल का अनिवार्य रूप से हिस्सा वसूलने का काम करते थे, इसको बलि साधक कहते हैं, ठीक है। तो इसका ए बी आंसर हो जाएगा, केवल एक ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विविध व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय विधि और न्याय व्यवस्था का उद्भव इस काल में हुआ था। दूसरा, वर्ण वेद के आधार पर ही व्यवहार विधि और दंड विधि निर्धारित हुई है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या फिर से सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। आइए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या है। देखिए, पहला है कि ये कह रहे हैं आपसे कि भारतीय विधि न्याय व्यवस्था के उद्भव इस काल में हुआ था। ये बात एकदम ठीक हो जाती है। इस समय वर्ण वेद का कोई स्थान नहीं था, यहाँ पर न्याय व्यवस्था का उद्भव इसी काल में देखने के लिए मिला, जिसको खास तौर पर कबायली कानून चलते थे पहले, इसके बाद में ये चलने लगे। दूसरा है, वर्ण वेद के आधार पर ही व्यवहार विधि और दंड विधि निर्धारित हुई थी। ये बात भी क्या है आपकी ठीक हो जाती है। तो इसलिए इसका क्या है, करेक्ट आंसर आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे ब्राह्मणों को कुछ रक्षोपाय दिए गए थे, उनको दंड नहीं दिया जाएगा, अगर गलती कर रहे हैं तो डबल दंड उनको दिया जाता था। अगर उन्होंने चोरी कर ली पता होते हुए भी कि चोरी की सज़ा क्या है, फिर भी वो चोरी कर रहे हैं, तो उस पर दंड उनको डबल होगा, डबल पनिशमेंट। 19 नंबर का क्वेश्चन है, महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है। पहला, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 महाजनपदों का या फिर राज्यों का उल्लेख किया गया है। दूसरा, गण और संघ नाम से प्रसिद्ध राज्यों में एक राजा का शासन होता था। उपयुक्त तत्वों में से कौन सा या फिर शेष सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1, 2 और दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर बताने का प्रयास किया होगा। चलिए जान लेते हैं। देखिए, पहला है स्टेटमेंट, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख आपको मिलता है। पहला स्टेटमेंट एकदम राइट है। दूसरा है, गण और संघ नाम से प्रसिद्ध राज्यों में एक राजा का शासन होता था। इसमें क्या है, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और जब दूसरा गलत हो जाएगा तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है, ठीक है। तो दूसरा गलत है, मतलब कि आंसर बी नहीं होगा, आंसर सी नहीं होगा। और आंसर इसका पहला वाला ठीक है, क्योंकि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 16 महाजनपद है। लेकिन ये जो गण संघ नाम से प्रसिद्ध राजा, एक राजा का शासन होता था, ऐसा नहीं है, ऐसा आपको कहीं तक नहीं मिलता है, ठीक है। क्योंकि अधिकांश आप देखोगे महाजनपदों के राजा शासन होता था, लेकिन गण और संघ नाम से प्रसिद्ध कोई लोगों का समूह शासन करता था। इसमें कई ऐसे लोग पार्टिसिपेट करते थे, उसमें कोई स्पष्ट राजा नहीं होता था, ठीक है, समूह होता था ये, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आइए 20 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, चलिए पहले हम जान लेते हैं स्टेटमेंट क्या है, फिर उसके बाद में हम ऑप्शंस पे आएंगे। देखिए, स्टेटमेंट 20 नंबर पे पूछ रहे हैं आपसे, 6ठी
शताब्दी ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो 4 स्टेटमेंट है, जितने अधिक स्टेटमेंट उतना इजी क्वेश्चन। ये मिस्टर कुमार सर का अपना एक थंबनेल बन चुका है, एक थीम बन चुकी है। ठीक है, देखिए पहला स्टेटमेंट है, जनपद शब्द का प्रयोग भूखंड के लिए होता था जहां लोग बस जाते थे। दूसरा, इस काल में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की थी। तीसरा, पड़ोसी राज्य पर आक्रमण कर धन एकत्र करना अवैध माना जाता था। चौथा, शासकों का प्रमुख कार्य किसानों, व्यापारियों तथा शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना माना जाता था। अब ये कह रहे हैं उपयुक्त में से कौन सा या से सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक, दो और तीन, डी एक, दो, तीन और चार। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर बताएं क्या हो जाएगा। आइए एक एक करके जान लेते हैं। देखिए पहले वाले स्टेटमेंट को देखते हैं जब इसके राइट आंसर की तरफ पहुंचेंगे। ठीक है, देखिए सर, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जनपद शब्द का प्रयोग भूखंड के आप देखोगे होना शुरू लगा था जहां पर लोग रहते हैं, उसी पर जनपद कहेंगे। भाई जनपद का मतलब होता है जहां पर लोगों का समुदाय देखने के लिए मिलेगा, तो पहला इसमें करेक्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है कि इस काल में ब्राह्मणों ने धर्म आप देखोगे शास्त्र ग्रंथों की रचना करनी शुरू हो गई थी। ब्राह्मणों धर्म शास्त्र यहाँ पर आ चुके थे। कई ऐसे साहित्य शास्त्रीय क्षत्रिय वर्ण यहाँ पर एक तरीके से देखने के लिए आपको मिला, तो ये वाली बात भी क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। पड़ोसी राज्य पर आक्रमण कर धन एकत्रित करना अवैध माना जाता था। नहीं, उस समय अवैध नहीं था, ये वैध माना जाता था। ठीक है, इसको वैधता मिली थी, ये लीगल था, इलीगल मनी नहीं हुआ करती थी। ठीक है, तो आपका ये क्या है, ये गलत है तीसरा। चौथा सही है, इसमें ये कह रहे हैं कि शासकों का प्रमुख कार्य किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूला माना जाता था। चलिए, तो आप देखोगे पहला, दूसरा, चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहां 3 होगा वो गलत होगा, मतलब कि आंसर बी नहीं होगा, आंसर डी नहीं होगा, तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। इतिहासकारों के अनुसार इसके क्या कारण था या थे। आपको बताना है कि मगध इतना शक्तिशाली क्यों हो गया। इस पे कई स्टेटमेंट देख रखे हैं, चार है। पहला जैसे देख रखा है अच्छी उपज, दूसरा लोहे की खदानें, तीसरा गंगा तथा उपनदियों के कारण सुलभ आवागमन, चौथा है जंगली क्षेत्रों में हाथी की उपलब्धता। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल तीन और चार, डी एक, दो, तीन और चार। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास कीजिए। आइए एक एक स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। देखिए पहला, ये कह रहे हैं सर उस समय जो है जब मगध साम्राज्य की बात कर ले तो उस समय माना जाता है कि एक अच्छी उपज ठीक ठाक देखने के लिए आपको मिलती है चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है, तो इसमें ये सबसे बड़ा था, यहाँ पर अच्छी खासी उपज खेती हुआ करती थी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा, लोहे की खदानें थी, बिल्कुल। अब विभिन्न प्रकार के, हमने कब बताया आपको इससे पहले क्वेश्चन में कि आप क्या कर सकते थे, ये हल बना सकते थे, लोहे को उसको औजार बना सकते थे, अच्छे से भाले बना सकते थे, वर्षे बना सकते थे, खदान बना सकते थे, इससे वो वहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कर सकें। तीसरा स्टेटमेंट भी ठीक है, गंगा और उपनदियों के कारण सुलभ आवागमन हुआ, ये बात एकदम ठीक हो जाती है, क्योंकि यहाँ इन क्षेत्रों में इनको आवागमन में कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं हुआ करती थी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ये पहुँच जाते थे। ठीक है, उसके साथ साथ आप देखोगे सस्ता हुआ करता था, सुलभ होता था। तीसरा भी ठीक है। चौथा है कि जंगली क्षेत्रों में आप देखोगे हाथी की उपलब्धता की, ये बात भी आपकी क्या है, ठीक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर सेना के लिए हाथी बड़े महत्वपूर्ण हुआ करते थे। और माना जाता है कि आप देखोगे लगभग 6 लाख की पैदल सेना थी, और उसके साथ साथ 3 लाख घोड़े थे, और 6,000 के आसपास, 30,000 के आसपास, सॉरी 30,000 के आसपास हाथी इनके पास हुआ करते थे। ठीक है, तो इसमें सभी स्टेटमेंट ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में पूछ रहा है, आर्थिक स्थिति के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, दो स्टेटमेंट है। पहला, लोहे के फाल वाले हलों का प्रचलन उपमहाद्वीप के कुछ भागों तक ही सीमित था। दूसरा, नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो।
वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। चलिए आइए जान लेते हैं। देखिए सर, ये कह रहे हैं कि लोहे के आप देखोगे फाल वाले हलों का प्रचलन उपमहाद्वीप के कुछ भागों तक ही सीमित था। ये बात ठीक है, एकदम करेक्ट है, क्योंकि ऐसे कुछ ही हिस्से थे जहां पर था, जैसे पंजाब राजस्थान जैसे अर्धशुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, लेकिन उससे पहले कई ऐसे क्षेत्रों में हो चुका था। बात ठीक है, पहला ठीक है। नहरों के माध्यम से सिंचाई होती थी, ये भी बात एकदम ठीक है, क्योंकि उपज बढ़ाने के तरीकों में कुएं, तालाबों, कहीं कहीं आप देखोगे नहरों के माध्यम से ही सिंचाई देखने के लिए आपको मिलती है। तो इसलिए पहला और दूसरा ठीक हो जाता है, मतलब किसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, व्यापारिक मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले धन वसूला जाता था। दूसरा, धनी व्यापारियों को आप देखोगे मस्तूभन या तथा सत्यवाह कहा जाता था। तीसरा, मसाले, कपड़े तथा जड़ी बूटी अरब सागर के रास्ते भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंचाई जाती थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या फिर शेष सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। देखिए एक एक करके बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट है, व्यापारियों के मार्गों द्वारा आप देखोगे सुरक्षा के बदले उनको धन वसूला जाता था। ये बात ठीक है, क्योंकि उस समय ऐसे लुटेरे भी हुआ करते थे जो माल को लूट लिया करते थे, इसलिए व्यापारी थोड़ा सा क्या करते थे, अपनी सुरक्षा को लेकर के टैक्स उस समय दिया करते थे, तो धन वसूला जाता था। बात एकदम ठीक है। धन व्यापारियों को आप देखोगे मत्स्युवन और सत्यवाहन कहा जाता था। ये भी बात एकदम क्या है, आपकी करेक्ट है। तीसरा है, मसाले, कपड़े और जड़ी बूटियां अरब सागर के रास्ते भूमध्य सागर तक पहुंचने का काम करती थी, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपको देखने के लिए, क्योंकि रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसाले, कपड़े, जड़ी बूटियां और भारी मांग देखने के लिए मिली, तो अरब सागर के रास्ते उन क्षेत्रों तक वो पहुंच जाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सर, 5 स्टेटमेंट है और अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यहां पर देखना पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आर करेक्ट, ठीक है, ये आपसे पूछा है। अब देखो यहां पर 5 स्टेटमेंट है। पहला, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बौद्ध, संघ, धम्म, बुद्धं शरणं गच्छामि। दूसरा है, जैन धर्म में मठों की स्थापना के लिए वशादी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है, केवल्य जैन धर्म में सर्वज्ञता की प्राप्ति है। चौथा है, अष्टांगिक मार्ग जैन धर्म में मानव दुखों को दूर करने का 8 सूत्री मार्ग है। पांचवा है, मध्य मार्ग आप देखोगे बौद्ध धर्म में विलासिता और तपस्या दोनों की अधिकता से दूर रखता है। कूट है 1 और 3, बी 1 और 2, सी 3 और 5, डी 1 और 4। करेक्ट आंसर बताओ। ये पूछा है, सत्य नहीं है, ठीक है, गलत आपसे पूछ रहा है, फिर से बता रहा हूँ। देखिए पहला है, ये कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न आपके देखने के लिए मिलेंगे। कितनी सर? त्रिरत्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्या ये बात एकदम ठीक हो जाती है? जी नहीं, बौद्ध धर्म में 3 रत्न नहीं है। ये जो 3 रत्न वाली जो चर्चा की गई है, ये आपको सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक समाधि वाली जो बात है, ये आपको मिलती है जैनिज्म में, तो ये गलत है। दूसरा एकदम ठीक है, तीसरा भी एकदम ठीक है। केवल्य जैन धर्म में आप सर्वज्ञाता को कहते हैं, केवल्य प्राप्त हो गया। जैसे बौद्धिज्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं, महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। अष्टांगिक मार्ग जैन धर्म नहीं है ये सर, अष्टांगिक मार्ग बुद्धिज्म को फॉलो करता है, तो चौथा गलत है। पांचवा ठीक है, ठीक है, विलासिता और तपस्या दोनों पे अधिकता से दूर रखने का प्रयास किया गया। तो आप देखोगे पहला और चौथा गलत है, दूसरा तीसरा ये सही है। आपसे पूछा था गलत, तो पहला और चौथा मतलब कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? डी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका, धर्म के प्रमुख संरक्षकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या गलत है? ठीक है, कौन सा गलत है आपको गलत बताना है। जैसे 5 स्टेटमेंट है, ये कलिंग नरेश खारवेल बौद्ध धर्म, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म, गोंड नरेश शशांक बौद्ध धर्म, पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म, हेलियोडोरस भागवत धर्म।
कूट है 2, 3 और 4, बी 1, 4, 5, सी 1, 3, 4, डी 1, 4, 5। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि आपसे पूछा है गलत। देखिए कौन कौन से गलत है। पहला ये कह रहे हैं कलिंग नरेश खारवेल। सर ये खारवेल हाथी गुम्फा विलेख की चर्चा है, ये बौद्धिज्म से संबंधित नहीं था, बल्कि जो खारवेल जो हैं ये आपको देखने के लिए मिलते हैं, ये गलत है। ठीक है, कलिंग नरेश के खारवेल जैन धर्म से संरक्षक हैं, तो यहाँ पर किससे हैं, जैन धर्म से हैं ये तो पहला गलत। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम बात कर ले तो ये आपको जैन धर्म से मिलता है, ये ठीक है, तो पहला वाला गलत है सर। पहला वाला क्या है, गलत है, ये बुद्धिज्म से नहीं है, ये जैनिज्म से है। क्लियर, चंद्रगुप्त मौर्य ये जैनिज्म है। आपसे पूछा जा रहा है ये जो गोंड नरेश शशांक थे ये बुद्ध थे, नहीं सर ये बुद्ध नहीं थे, बल्कि आप अगर इनके बारे में पढ़ते हैं, इनके बारे में जानते हैं, तो ये बोधि वृक्ष को कटवाया था एक तरीके से, ठीक है, और ये गलत है। ठीक है, ये बौद्ध धर्म के विरोधी थे, ठीक है, तो इसलिए ये आपका गलत है। पुष्यमित्र शुंग ये भी आप देखोगे गलत है, इन्होंने तो कई जगह ऐसा हुआ। ये हेलियोडोरस जो थे ये भागवत धर्म से थे, ये ठीक है, लेकिन आपसे पूछा है गलत, तो पहला तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा मतलब कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए। देखिए क्वेश्चन, यह विद्रोह दक्षिण भारत के तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ उठा था, जिसे पांड्यों, पल्लवों और बादामी के चालुक्यों के संयुक्त प्रयास से ही दबाया जा सका। यह विद्रोह था, अब बताना है, ऑप्शन नंबर ए चेर विद्रोह, बी कलब्र विद्रोह, सी कदम विद्रोह और डी पश्चिमी गंग विद्रोह। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर बताएं। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर बताने का प्रयास किया होगा। देखिए ये जो बात की जा रही है कि दक्षिण विद्रोह में सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ हुआ था, पांड्य और पल्लवों बादामी चालुक्यों ने दबाने का प्रयास किया गया, दबाया गया था, तो ये था आपका भी, मतलब कि जो कलभ्रम विद्रोह था ये देखने के लिए आपको मिलता है, और ये 6वीं शताब्दी में देखने के लिए आपको मिला था। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत बड़ी ताकत के रूप में आपको देखने के लिए मिला है। तमिल वाले क्षेत्र में कब्जा इन्होंने जमा लिया था, कई ऐसे राजा यहाँ पर थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है आपका, महाजनपदों के संदर्भ में युग्मों पर विचार कीजिए। महाजनपद है और राजधानी। अब मुझे नहीं लगता आपसे ये क्वेश्चन नहीं होगा, अब तो आप इसके हालत में आ गए, अब तो आंसर आप ऐसे ही बता दोगे। जैसे आपसे दे रखा अंग उज्जैन, मगध, राजगिरह, कौशल, श्रावस्ती, वत्स, कौशाम्बी। उपयुक्त में से युग्मों में से कौन सा या से सुमेलित नहीं है या फिर है? केवल एक, बी 2 और 3, 2 और 4 सॉरी, सी 2, 3 और 4, डी केवल 1 और 2। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर बताने का प्रयास, क्योंकि ये कह रहे हैं सही सुमेलित नहीं है। ध्यान रखना यहाँ पर क्या है, सही नहीं पूछा है आपसे, नॉट मैच पूछा है। ठीक है, देखिए मगध की राजगिर है, बात ठीक है, इसको राजगिर भी कहते हैं। कौशल की श्रावस्ती है, वत्स की कौशाम्बी है, लेकिन गंग जो अंग वंश था इसकी जो कैपिटल है ये उज्जैन नहीं है, बल्कि इसकी कैपिटल आपको मिलती है चंपा। क्या मिलती है? चंपा। याद कीजिए यहाँ का नरेश कौन बनाया गया था, यहाँ का शासक, तो अजात शत्रु को बनाया गया था। पहला गलत है और बाकी का दूसरा तीसरा चौथा सही है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, हम जोर शोर से बढ़ रहे हैं आगे अपनी पढ़ाई को लेकर के, और बच्चे मेरे प्यारे अच्छे, कितने अच्छे। आइए 30 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, धातु मुद्रा का प्रचलन। दूसरा, आबादी में भारी धातु भारी वृद्धि, जो आबादी हो गई मतलब जनसंख्या, पॉपुलेशन ग्रोथ। तीसरा, लकड़ी की बाड़ बंदी। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे द्वितीय नगरीकरण से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। बताइएगा वीडियो को पोस्ट करके करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चे आइए एक एक करके बात करते हैं। देखिए ये कह रहे हैं धातु मुद्रा का प्रचलन। बिल्कुल उस समय धातु मुद्रा चल पड़ी थी, उस समय चांदी के सोने के सिक्के ज़्यादा चलते थे। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा है आबादी में भारी वृद्धि। हाँ, उस समय क्योंकि जो 6वीं सेंचुरी बीसी थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं उत्तर वैदिक काल के पश्चात जो थी स्टेबिलिटी आ चुकी थी, अब पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी, क्योंकि मानव समाज एक जगह स्थान पर निवास करना शुरू कर दिया था और एक स्थान पर बैठ गया था।
तो वहाँ पर गांव और नगर बन रहे थे, ये भी बात ठीक है। लकड़ी की आप देखोगे बाढ़ बंदी हो रही थी, इसका उद्देश्य था एक गांव एक नगर को बचाना। यदि किसी स्थिति से बाढ़ आए, क्योंकि गंगा के दोआब वाले रीजन में था, तो वहाँ पर लकड़ी को काट करके वो बाड़बंदी बनाते थे, ताकि विभिन्न प्रकार के जंगली जीव जंतुओं से भी अपनी सुरक्षा कर सके, रक्षा कर सके और वो सो सके। तो इसमें तीनों बातें द्वितीय नगरीकरण से संबंधित है, मतलब कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत में कुलीन वर्ग, क्या पूछ रहे हैं आपसे, कुलीन वर्ग। आप जब कभी, मैं आपसे जब फाउंडेशन क्लास लेकर के आऊँगा, ये मैंने टारगेट रख दिया, मेरा फाउंडेशन जो क्लास आएगा वो जब मेरे आपका सपोर्ट मुझको ठीक ठाक मिलेगा, तो मैं फाउंडेशन क्लास लेकर के आऊँगा, पूरा फ्री, पूरा कोर्स लेकर के आऊँगा फ्री में, बिल्कुल एकदम कोई रुपया नहीं, कुछ नहीं, फाउंडेशन कोर्स। बट आपको क्या है, उसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको कुछ नहीं है, जितना हो सके जोड़ना है, क्योंकि जब ये हमारा परिवार जितना बड़ा होगा इतना मुझे आनंद आएगा, क्योंकि मुझे मोटिवेशन तब मिलता है जब मैं स्टूडेंट्स के कमेंट्स देखता हूँ। जब मेरी टेक्निकल टीम कहती है स्टूडेंट्स ने इतना ये किया, तो मैं बड़ा खुश होता हूँ। मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, जो मैं कंटेंट उपलब्ध करा रहा हूँ वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों को, जो इस एजुकेशन परिवार फैमिली के सदस्य है, उसको कितना बेनिफिट दे रहा है। तो अंदर से मुझे मोटिवेशन बहुत मिलती है, ठीक है। और मैं ये सब, मुझे लगता है कि एक आत्मसंतुष्टि प्राप्त हो जाए, और आपका मैं जहाँ तक हो सके हेल्प कर सकूँ, ठीक है। जो बिगिनर स्टूडेंट्स हैं उसको एक अच्छे लेवल पर मैं ले जाऊँ, ताकि वो उस कंपटीशन में, बढ़ते हुए कंपटीशन में अपने आप को अच्छे अंकों से प्राप्त कर सकें, और आगे कट ऑफ से अपने आगे बढ़ सके, और जो लक्ष्य वहाँ तक पहुँच सके। मेरा उद्देश्य है आपकी तैयारी को एकदम चमक दमक करना, उसको बूस्ट करना, उसको मांझ देना। चलिए, पहला है कि आपसे पूछा गया कुलीन वर्ग, ठीक है, और सही पूछ रहे हैं। तीन स्टेटमेंट यह है, सरकार का एक स्वरूप है जिसमें सत्ता का प्रयोग सभी लोगों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। एक वर्ड है यहाँ पर सभी, ऑल। दूसरा है महाजनपद गण या फिर संघ कुलीन वर्ग थे। तीसरा है महावीर और बुद्ध दोनों कुलीन वर्ग से संबंधित थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल दो और तीन, डी एक, दो और तीन। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वीडियो को पॉज करके। देखिए, यहाँ पर वर्ड दे के रखा है कुलीन वर्ग, ठीक है। कुलीन वर्ग की अगर हम बात कर ले, तो एक तरीके से पुरुषों का एक समूह होता था, ठीक है। ये एक तरीके से आप देखोगे, ये कुलीन हुआ करते थे, मतलब काम करते थे। कुली आपने देखा होगा ना, कुली रेलवे पर आपको कुली मिलते हैं माल ढोने वाले, तो उसी तरीके से कुलीन वर्ग हुआ करता था जो काम करता था, ठीक है। तो पहला गलत है, दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है। अब पहला गलत हो तो आंसर ये गलत हो गया, ए गलत, बी गलत, डी गलत, तो राइट आंसर क्या है, सी। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर आप बताने का प्रयास कीजिएगा, करेक्ट आंसर क्या है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, गृहपति, क्या पूछे आपसे, आपसे पूछ रहे हैं गृहपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या फिर है। तीन स्टेटमेंट है। पहला, वह घर का मुख्य होता था। दूसरा, इस पद का प्रयोग शहरी कुलीन वर्ग से आने वाले लोगों, जिनमें समृद्धि व्यापारी भी शामिल होते थे, की परिस्थिति को इंगित करने के लिए भी किया जाता था। तीसरा, भूमि पर काम करने के लिए वह दासों और किराए के श्रमिकों को नियोजित करता था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल दो और तीन, डी एक, दो और तीन। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या है। आइए जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। देखिए, गृहपति के बारे में पूछ रहे हैं कि मतलब इसको कहते हैं घर का स्वामी या फिर मालिक। क्या कहते हैं, घर का स्वामी या फिर मालिक, ठीक है, ये इसको कहते हैं। अब उसी के ऊपर पूछा है, तो वह घर का प्रमुख होता था, बात ठीक है। वह इस पद का प्रयोग शहरी कुलीन वर्ग से आता लगा, जो कि जिन्हें समृद्धि व्यापारी भी शामिल होते थे और परिस्थिति इंगित करने के लिए भी किया जाता था। ये भी बात ठीक है। भूमि पर काम कराने के लिए वह दासों और किराए के श्रमिकों को नियोजित भी करता था। पूछा है सही, तो आप कहोगे सभी सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन गृहपति का, हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है,
प्राचीन के बारे में पूछा है। प्राचीन इतिहास में राजनीतिक प्रणाली के संदर्भ में गण संघों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? गण संघों के बारे में। 3 स्टेटमेंट है। पहला, यह एक राजतंत्रीय राज्य प्रणाली थी। दूसरा, बौद्ध और महावीर दोनों ही गण संघ राज्य व्यवस्था से संबंधित थे। तीसरा, गण संघ मध्य गंगा के मैदानों में अवस्थित थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी केवल 2 और 3। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आइए, आपसे सही पूछा है तो देखते हैं। इन्होंने पूछा है गण संघों को लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं, यह एक राज्य, आप देखोगे तंत्रीय प्रणाली के बारे में नहीं चर्चा की जाती है, ये इससे रिलेटेड नहीं है। क्योंकि जो गण शब्द का मतलब होता है लोगों का समूह, इसको हम संघ कहते हैं, ठीक है, और इसी से गण संघ बनता है। इसमें शासन लोगों के समूह द्वारा होता है, कोई राजतंत्रीय नहीं होता है, ठीक है। तो कोई राजतंत्रीय नहीं होता, तो पहला गलत है, मतलब कि आंसर ए नहीं होगा क्योंकि इसमें है, और सी नहीं होगा। अब या तो आंसर बी होगा या फिर आंसर डी होगा। देखिए, दूसरा है बुद्ध और महावीर दोनों ही गण संघ राज्य व्यवस्था से संबंधित थे। बात एकदम ठीक है। तीसरा है गण संघ मध्य गंगा के मैदानों में अवस्थित थे। ये गलत है, क्योंकि ये आपको खासतौर पर गंगा के मैदानों में मौजूद नहीं, बल्कि ये आपको उसके परिधि वाले क्षेत्रों में मौजूद थे, हिमालय के तलहटी में, और आगे दक्षिण उत्तर पश्चिम में भी, कभी कभी उपमहाद्वीप के पूर्वी भाग में भी आपको मिलते हैं। तो तीसरा भी इसमें गलत है। तो आंसर क्या बचा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि केवल दूसरा ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सर, क्वेश्चन है आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में हुए धार्मिक सुधार आंदोलनों के क्या कारण थे? किसके बारे में पूछ रहा है? धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है। इसमें 4 स्टेटमेंट है। पहला, नवोदित वैश्य वर्ग में वैदिक धर्म के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास। दूसरा, उपनिषदीय विचारधारा में वैदिक कर्मकांडों का समर्थन करना। तीसरा, नए नगरों का उदय एवं मुद्रा व्यवस्था का प्रसार। चौथा, लोहा तकनीक का विकास। कूट है केवल 1, 3 और 4, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा गाइस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, आइए एक एक करके बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट है आपका धर्म सुधार के बारे में कि नवोदित जो वैश्य वर्ग में आप देखोगे वैदिक धर्म के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास इस समय हो चुका था। ये बात एकदम क्या है? करेक्ट है। उपनिषदीय विचारधारा में वैदिक कर्मकांडों का समर्थन करना था? नहीं, इसमें वैदिक कर्मकांडों का समर्थन नहीं करना था, बल्कि उसमें जो आलोचनाएं थी, जो उसमें आप देखोगे द्वंद्व थे, अंतर विरोध थे, उसका क्रिटिसिज्म करना था, ठीक है, आलोचनाएं करनी थी। तो ये इसका गलत है। तीसरा है नए नगरों का उदय और मुद्रा व्यवस्था का प्रसार। बिल्कुल सही बात है। लोहे तकनीक का विकास हुआ, ये भी सही बात है। सारे तो यही है। तो 1, 3, 4 आपका सही हो जाएगा, मतलब जहां 2 है वो कट कर दो पहले। तो आपका आंसर बी नहीं होगा, आंसर आपका सी नहीं होगा, आंसर आपका डी नहीं होगा, अगर आपको दूसरा भी पता है तो, ठीक है। ऐसे आप एलिमेंट मेथड लगा करके आंसर को निकाल सकते हैं। तो आंसर इसका पहला, तीसरा और चौथा, मतलब कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित लक्षणों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, उसने काशी तथा बज्जी गणराज्य को एक लंबे संघर्ष के बाद अपने राज्य में मिलाया। दूसरा है उसके मंत्री आप देखोगे वश्यकार ने लिच्छवियों में फूट डालकर के वज्जी गणराज्य पर विजय प्राप्त की। तीसरा है इस युद्ध में उसने रथ मूसल तथा महाशिला कटक नामक हाथियों का भी उपयोग किया। उपयुक्त लक्षणों का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन और डी शिशुनाग। बताइएगा। इसके ऊपर ही कटप्पा वाला जो शॉट है वो आपने मूवी देखी है, ठीक है, जहाँ पर ऐसे वो रथ लेकर के आता है, जब लड़ाई होती है उसमें तो आगे उस पर चक्र ऐसे चलता होता है, वो इसी पद्धति पर है।
ठीक है, जो रथ मूसल है उसको रथ मूसल कहते हैं ना, ऐसे ऊपर चक्र लगा होता है उसके ऐसे। ठीक है, आइए तो किसके बारे में है, आपने आई होप इसका राइट आंसर बताया होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये बात करता है अजात शत्रु के बारे में। ठीक है, अजात शत्रु के बारे में ये चर्चाएं की गई हैं। क्योंकि अजात शत्रु 492 से 460 तक रहा था। ठीक है, अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। अजात शत्रु लिच्छवी से युद्ध किया था। मित्र आप देखोगे वशकार की सहायता से लिच्छवी पर उसने विजय प्राप्त कर ली थी, और इसी ने रथमूसल का प्रयोग किया था। इसमें हथियारों के बाद काशी और वैशाली दोनों को अंग का आप देखोगे हिस्सा बना लिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको बहुत ही जानबूझकर इस क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ। चलिए आइए देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन ही देखते हैं, आंसर बाद में देखेंगे। कूट है आपके महाजनपद दे के रखा है राजधानी। अब बताइए इसमें कोई दिक्कत है आपको, आप बता सकते हैं आसानी से। जैसे मत्स्य है ए में, बी में है आपका कुरु, सी में है सुरसेन और डी में है अश्मक। यहाँ पर है मथुरा, दो पोतन, तीन है विराटनगर और चौथा है आपका इंद्रप्रस्थ है। बताइएगा, मिलान कीजिएगा और करेक्ट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। आइए एक एक करके बात करते हैं। देखिए मत्स्य जो रीजन है ये पड़ता है राजस्थान भरतपुर वाले रीजन में है, और इशू का कहते हैं क्या, विराटनगर। क्या कहते हैं इसको, विराटनगर कहते हैं। तो आपका हो जाएगा ये ए का 3। कुरु की अगर हम बात कर लें, जो कुरु है ये एक तरीके से मेरठ के दक्षिण वाले क्षेत्र, हरियाणा वाले क्षेत्र में मिलता है। इसको इंद्रप्रस्थ कहते हैं, मतलब कि इसका हो जाएगा चौथा। सुरसेन की अगर हम बात कर लें तो सुरसेन का रीजन है मथुरा, मतलब आपको आज ब्रजमंडल वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, तो राधा रानी का जो क्षेत्र है सुरसेन वाला है मथुरा, इसका हो जाएगा 1। अश्मक की बात कर ले, ये है आपका पोतन, ठीक है, ये हो जाएगा 2। तो इसकी अगर हम बात कर ले, जो अश्मक है, पोतन जो है इसको पोटली भी कहते हैं, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद के रूप में है। तो तीसरा चौथा पहला दूसरा, तीसरा चौथा पहला दूसरा, देखिएगा तीसरा चौथा पहला दूसरा, मतलब कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपको देखने के लिए मिलेगा, तीसरा चौथा पहला दूसरा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है अपना, आइए देखिए क्वेश्चन है आपका, ये कह रहे हैं आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया है जो कि प्राचीन भारत में कुछ विदेशियों का आक्रमण हुआ था, तो उस आक्रमण पर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैंने इसी क्लास में आपके इंक्लूड कर दिए। आइए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या था, 516 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत में ईरानी आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहाँ पूछा है, ईरानी आक्रमण। ठीक है, 3 स्टेटमेंट है। पहला, सर्वप्रथम दारवहु मतलब देरियस ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। दूसरा, यह साम्राज्य का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र था। तीसरा, इस क्षेत्र में सुसंगठित शक्तिशाली राज्य का अभाव था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या फिर से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम देखें ईरानी आक्रमण की बात कर ले, तो सर्वप्रथम जो था वो देरियस था, जिसमें भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आक्रमण किया था। बात एकदम सही है। दूसरा, साम्राज्य में सबसे अधिक उपजाऊ वाला क्षेत्र भी दिखता है, ये भी बात ठीक है। और इस क्षेत्र को सुसंगठित शक्तिशाली राज्य का अभाव दिखता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखिए, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है और पूछे जाते रहे हैं। भारत और ईरान के मध्य संपर्क के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, खरोष्ठी लिपि का आगमन हुआ। दूसरा, स्थापत्य कला पर ईरानी प्रभाव पड़ा। तीसरा, व्यापार संबंधों की स्थापना हुई। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या फिर शेष सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखिए, पहला स्टेटमेंट है कि भारत और ईरान के मध्य जब व्यापारिक संबंध हुए थे तो उनसे कई ऐसा मिला, जैसे खरोष्ठी लिपि का आगमन हुआ, ये बात ठीक है। अरामाइक और खरोष्ठी लिपि, जब अशोक के आप शिलालेख पढ़ते हैं, स्तंभ लेख पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपको खरोष्ठी और अरामाइक देखने के लिए मिलेगी। वहाँ पर उस भाषा में लिपि में करवाए गए थे। ठीक है, स्थापत्य कला पर ईरानी का प्रभाव मिला था। बात एकदम क्या है, सही हो जाती है। आपको इसका प्रभाव ठीक ठाक मात्रा में देखने के लिए मिलता है। मौर्य वास्तुकला जब आप पढ़ते हैं तो अशोककालीन ऐसे स्मारक हैं, ठीक है, कई ऐसे घंटे के आकार के गुंबज आपको मिलते हैं। ठीक है, इन सब के अलावा व्यापार संबंधों की स्थापना हुई थी। बात एकदम ठीक है। भारत के और ईरान के मध्य कहीं ना कहीं व्यापार के संबंधों की स्थापना भी आपको देखने के लिए मिली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1, 2 और 3।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए, सिकंदर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका, भारत में सिकंदर की सफलता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब मैंने फर्स्ट क्लास आपकी करवाई थी गाइज, जो एंसेंट हिस्ट्री की थी, और सेकंड जो क्लास है उसमें सिकंदर के बारे में डेप्थ में जाकर के मैंने चर्चा की है, ठीक है। उस क्लास को आप देखिएगा। एंसेंट हिस्ट्री की मैं कहूँगा पॉलिट, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, जितनी भी एजुकेशन बायर आपको एमसीक्यू की क्लास दे रहा है, और इसका टारगेट 1000 क्वेश्चन है हर एक उसके। एंसेंट का हो, मॉडर्न का हो, पॉलिटी का हो, इकोनॉमी का हो, ज्योग्राफी का हो, साइंस एंड टेक का हो, इकोलॉजी, एनवायरमेंट को, सबके 1100 क्वेश्चन मिस्टर कुमार सर आपको करवाने वाले हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। तो सिकंदर की सफलता के संदर्भ में विचार करना है। आइए देखिए, दो स्टेटमेंट है। पहला, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा, उसके पास प्रशिक्षित सैन्य बल था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या फिर शेष सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या है सर? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, इसके दोनों स्टेटमेंट ठीक है, मतलब पहला और दूसरा ठीक है, क्योंकि जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तो उस समय कोई भी ऐसी सत्ता स्थापित नहीं थी। केवल मगध के क्षेत्र में आप देखोगे महापदम नंद नंदों का शासन था। गहानंद उस समय शासक हुआ था और ये छोटे छोटे शासक थे, जैसे फोरस था थोड़े बहुत, तो इनको उसने आक्रमण करके अपने क्षेत्र में मिला लिया था। प्रशिक्षित सैन्य था, सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, आप सभी जानते हैं। तो इसमें दोनों बातें ठीक है, मतलब सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका सिकंदर को लेकर के। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका, भारत, मतलब ये कह रहे हैं कि सिकंदर आइए देखते हैं। देखिए, ये कह रहे हैं आपसे, सिकंदर के भारत पर आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तो उसके बारे में पूछ रहे हैं, जैसे कि पिछला क्वेश्चन है ऐसे ये है। तीन स्टेटमेंट है। पहला, भारत में उसका सामना सबसे पहले तक्षशिला के शासक अम्भी से हुआ था, और ये अम्भी आप देखोगे इस बात का सूचक है। 326 के आसपास इसने इसको समेट दिया था, सिकंदर ने इसको समेट दिया था। आखिर की सेना थी, लेकिन प्रशिक्षित सेना थी सर, बात एकदम ठीक है। दूसरा है, उसका भारत में पहला सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध फोरस ने किया था, बात एकदम करेक्ट है। और फोरस से ये क्या हो गया था, जो पोरस शासक था उससे प्रभावित हुआ कि एक छोटा सा शासक है और इसने मुझे हराया, मतलब बहुत देर तक हरा तो नहीं था सिकंदर, लेकिन बहुत देर तक ये लड़ा, फिर खुश होकर के इसको इसका शासक साम्राज्य जो था, क्षेत्र, इसको दे दिया और इसको गाइड के रूप में, गाइडर के रूप में यूज किया। तीसरा है, उसके द्वारा भारत पर आक्रमण के समय मगध पर मौर्य वंश का शासन था। मौर्य वंश का नहीं था, उस समय नंदों का शासन था। आप देखो कि जो घनानंद था उसने इसको चुनौती दी थी, बुलाया था। तो इसमें दूसरा, पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, तीसरा इसमें गलत है। मतलब कि आप देखोगे आंसर आपका सी नहीं होगा, आंसर आपका डी नहीं होगा। एक और दो सही है, मतलब सही पूछा है तो एक और दो, मतलब ए आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से सिकंदर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि सिकंदर के ऊपर मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के परिणाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें तीन स्टेटमेंट है। पहला, उसके भारत अभियान से 4 विभिन्न आप देखोगे स्थल मार्ग और जल मार्ग खुले। दूसरा, उसने झेलम के तट पर आप देखोगे बुके फाल नगर बसाया। तीसरा, उसने निर्याकश को सिंधु नदी के मुहाने से फरात नदी के मुहाने तक स्थल मार्ग खोजने को भेजा था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या फिर शेष सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक और दो, बी केवल तीन, सी केवल दो और तीन, डी केवल एक, दो और तीन। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर बताया होगा। चलिए आइए देखते हैं क्या है इसका राइट आंसर। देखिए, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो कई ऐसे स्थल और जल वाले क्षेत्र से उसने क्या था, कई ऐसे मार्ग खोले थे और यूनानी शिल्पकारियों, व्यापारियों को आप देखोगे मार्ग प्रस्तुत हुआ था। ये वाली बात ठीक है। उसने झेलम नदी के तट पर एक नगर बसाया था जिसका नाम था बुके फाल। ये बात भी एकदम क्या है आपकी करेक्ट हो जाती है, मतलब कि दूसरा भी सही है। तीसरा गलत है, क्योंकि निराकस नहीं था, सेल्यूकस निकेटर था, ठीक है। तो इसलिए आप देखोगे इसमें जहाँ तीन है वो गलत है, मतलब बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, सी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या है, एक और दो, मतलब कि
ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ लिया जाता है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा हो या फिर आईएएस की परीक्षा। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। देखो यहाँ पर दर्शन दे के रखे हैं आपको, इट्स क्लियर, और यहाँ पर प्रणेता आपको मिल रहे हैं, जैसे सांख्य है कपिल, न्याय के पतंजलि और योग के देखो यहाँ पर गौतमी नहीं है। उपयुक्त युगों में से कौन सा या फिर शेष सुमेलित है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। बताइएगा राइट आंसर क्या है। आइए एक एक करके बात करते हैं। देखिए ये कह रहे हैं न्याय, न्याय के कौन है सर? गौतम है। योग के कौन है? पतंजलि है। सांख्य के कौन है? आपके कपिल है। तो आपका दूसरा और तीसरा गलत है, आपसे पूछा है सही सुमेलित है। ठीक है, तो आपका एक ही सुमेलित है, मतलब कि ए आंसर हो जाएगा, बाकी के तो दूसरा तीसरा गलत है। तो 2 जहां होगा वो कट कर दो, 3 जहां होगा वो कट कर दो, तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये षड दर्शन है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपको आप इस बात को एक बार जरूर देखिएगा, नहीं तो हिस्ट्री की क्लास है, क्विक रिवीजन करके उस पर जाइएगा। ठीक है, नीचे आपको मिल जाएगी, आप देखेंगे तो क्विक रिवीजन करके आपको मिलेगी हिस्ट्री की, वहां पर मैंने षड दर्शन की चर्चा की है। इस क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछ रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विकास में विदेशी शासकों के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कनिष्क ने 78 ईस्वी के संवत की शुरुआत की थी। दूसरा है काव्य शैली का सबसे पहला प्रतिरूप रुद्रदामन प्रथम के शिलालेख से मिलता है। तीसरा है भारतीय आप देखोगे रंगमंच में प्रयोग किए जाने वाला यवनिका पर्दा यूनान से लिया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या फिर शेष सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 3, सी केवल 1, 2 और 3, डी केवल 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट जब क्लास लूंगा तो मैं इसका आंसर आपको एक्सप्लेनेशन कर दूंगा इस क्वेश्चन की। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। समथिंग ये लास्ट क्वेश्चन है, हाँ इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। आइए देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? ये कह रहे हैं भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हकमनी वंश के राजा ने किया था और इस आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? पहला स्टेटमेंट है खरोष्ठी लिपि का प्रसार, दूसरा है अरेक माइक लिपि का प्रसार, तीसरा है क्षत्रप प्राणी का विकास, चौथा है अभिलेख उत्कर्णी करने की प्रथा का विकास। नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। पहला है केवल 1 और 4, दूसरा है 1, 3 और 4, सी है आपका केवल 1, 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। आइए इसका राइट आंसर जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आपने वीडियो को पॉज किया होगा, राइट आंसर बताने का प्रयास किया होगा। देखिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं, ये बात एकदम ठीक है, क्योंकि अब देखो इसमें एक बहुत बड़ी सुविधा क्या कर दी, आपको बता दिया भारत में जो प्रथम आक्रमण किया था किसने किया था? ईरान के हकमनी राजवंश के द्वारा किया गया था। ये बात एकदम ठीक है, और इससे खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ था, अरेकमाई लिपि भी बनाई गई थी, क्षत्रप प्राणी आई थी और अभिलेख का उत्करण प्रथा भी देखने के लिए मिली थी। तो इसकी सहायता से सही आप देखोगे चारों इसमें ठीक है, पहला दूसरा ठीक है और तीसरा चौथा। स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में आवश्यक रूप से बताना मत भूलिएगा, इसको बताइएगा। और इन सब के अलावा वीडियो को आप देखोगे शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ में, जितना हो सके एजुकेशन बायर को आगे लाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जितना आप मुझे मोटिवेट करेंगे, केवल सब्सक्रिप्शन लाइक और कमेंट्स करते रहें, आंसर कंटिन्यूसली देते रहें और मन लगा के पढ़ते रहें। मिलते हैं अगले किसी टॉपिक में। बेस्ट ऑफ लक, बाय। परंतु वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।